हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिया शरीर, और क्रिया शरीर के अंदर अब तक हमने तीनों दोष के में से वात दोष, पित्त दोष को इन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है, और कफ दोष का बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज का ये पर्टिकुलर वीडियो जो लेक्चर है वो 5 टाइप्स ऑफ कफ दोष के बारे में होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल के अंदर और डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग पांचों टाइप्स के जो कफ होते हैं उनको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। तो हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ कफ दोष कौन से हैं? आई होप अब तक आपको ये पता होगा, नहीं तो जो 5 टाइप्स होते हैं वो होते हैं बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक और श्लेषक। ये जो पांचों के पांच हैं, ये जो है कफ के सब टाइप्स होते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई साहब दोष तो एक होता है सर, फिर दोष में फर्दर आपने इतने क्लासिफिकेशन कैसे हो सकते हैं, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो ये ऐसा ही है कि भाई साहब घर एक ही होता है, बट घर के अंदर रहने वाले जो काम करने, फॉर एग्जांपल एक घर का रिनोवेशन, मान लो घर बन रहा है, तो घर बनाने के अंदर वहां पे आपको कारपेंटर भी चाहिए, वहां पे आपको जो कारीगर रहते हैं वो भी चाहिए, आपको फर्श वो जो बनाने वाला वो भी चाहिए, लाइट फिटिंग पानी फिटिंग वाले मजदूर भी चाहिए। तो सबका काम तो अलग अलग है, पर मिल का उद्देश्य उन सब का क्या था? हाउस को बनाना ही था। वैसे ही कफ दोष तो एक ही है, बट उसके अंदर भी टू दी स्पेसिफिक एक्शन उनको जो है सब टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ये एग्जांपल में कमेंट्री से वो, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये कमेंट्री में ऑलरेडी वेल मेंशन्ड है, ठीक है? तो आगे बढ़ते, वरना ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट जो सब क्लासिफिकेशन है, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा अष्टांग संहिता के सूत्र स्थान का 20वां अध्याय, अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, भेद श्लेष्मा। और अगर आपको पढ़ना है तो अष्टांग हृदय का 11वां और 12th चैप्टर, 11th और 12th चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको अवेलेबल है। तो जो 5 टाइप के जो कफ होते हैं वो कौन से हैं? अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ एंड श्लेषक कफ। ठीक है, आइए इन सबको एक एक को डिटेल में देखते हैं। पहला देखते हैं अवलंबक कफ। उरस्त त्रिक संधारणम आत्मवीर्येण अन्न रस सहितेन हृदय अवलंबनम करोति। सुश्रुत जी बोलते हैं, क्या बोले हैं? उरस्त, उर मतलब कि उरस्त मतलब कि चेस्ट रीजन, आपको मैं समझा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होने वाला कफ, त्रिक संधारण। त्रिक को यहाँ पे कमेंटेटर बोलते हैं कि जहाँ पे दोनों बाहु और शीर आपस में जाके जुड़ता है, मतलब 3 जो चीजों की ज्वाइनिंग हुई है उसको त्रिक बोलते हैं। उस जगह पर क्या रहता है? अवलंबक कफ रहता है। आत्मवीर्येण अन्न रस सहितेन हृदय अवलंबन करोति, यानी कि पोटेंसी के साथ, आत्मवीर्येण के साथ, अन्न रस के साथ वो हृदय का अवलंबन करते हैं। अवलंबन मतलब कि उसको नरिशमेंट करते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये त्रिमर्म जो रहते हैं ना बॉडी के अंदर, जो वाइटल्स पार्ट रहते हैं, कौन कौन से? हृदय, बस्ती मर्म और शिरा मर्म। तो जो हृदय मर्म है वहां पे प्राण का अवतिष्ठन होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ पर आपको पता है कि हार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अवलंबक कफ है वो अन्न रस सहित, अन्न रस और आत्मवीर्यन के सहित में जो है हृदय का अवलंबन करती हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं और उसको जो है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अवलंबक त्रिक, ऐसा भी मान लो कि चेस्ट रीजन के अंदर हमारे अंदर क्या होता है कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, मतलब कि लंग्स लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर हार्ट भी निरंतर पाल्पेशन ऐसे करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। तो इन सब केस के अंदर हमको क्या चाहिए? लुब्रिकेटिव एक्शन चाहिए, है ना? क्योंकि अब वो पंप कर रहे हैं और अगर आपके लंग्स एक्सटेंड हो रहे हैं, फिर हम जब एक्सपेल करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर हमको क्या चाहिए? वहां पे लुब्रिकेशन के लिए चाहिए। तो द मूवमेंट ऑफ लंग्स अलोंग विद द रेस्पिरेशन आल्सो कैन कॉज द फ्रिक्शन इन द चेस्ट। सही बात है, अगर लुब्रिकेशन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन हो सकता है। Therefore, the three organs are protected by the good lubrication called as अवलंबक कफ। तो अवलंबक चेस्ट में रहता है। चेस्ट में क्या होता है पता है आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट है और लंग्स है, जो सब दिन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स रेस्पिरेशन करते रहते हैं, तो और सर्कुलेशन करते रहते हैं। तो वहां पे जो हमको क्या चाहिए? वहां पे हमको स्निग्धता चाहिए, वहां पे हमको क्या चाहिए कि घर्षण नहीं हो, वहां पे हमको फ्रिक्शन नहीं हो। इसलिए वहां पे क्या होता है? अवलंबक कफ होता है। ठीक है, अब सुश्रुत ने बोला, देखो अब कमेंट्री में जो डलाना है वो सुश्रुत की कमेंटेटर है। वो क्या बोले? त्रिक शिरो बाहु द्वय संधान स्थानम। मैंने पहले ही बोला कि शिर और दोनों बाहु का संधान स्थल, यानी कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको त्रिक बोलते हैं।
ये आपको बार बार वाइवा के अंदर पूछा जाता है और बार बार आपको क्लास में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि त्रिक 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 क्या है, तो त्रिक आपको पता चल गया होगा। तो उरस्तत्रिकस्य स्ववीर्यत हृदयस्य वीर्याच्च तस्य एव अम्बुकर्मणा कफधाम्ना च शेषाणां यत् करोति अवलंबनम तथा अवलंबक श्लेष्मा। सुश्रुत का इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुश्रुत के जो श्लोकाज हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली इजी हैं, वन लाइन के श्लोका हैं, तो मैं बोलूंगा आपको कि आप अगर ये वन लाइन के श्लोका ये वाला किया तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय काल के अनुसार भी जो है क्या है, पूरा यानी कि चेस्ट रीजन में रहने वाला अपने वीर्य शक्ति से त्रिक बाहु और सिर का संयोग को और अन्य वीर्य से हृदय को तथा अपने स्थान में रहकर शेष कफ स्थानों को उदक कर्म द्वारा अवलंबन करता है, इसीलिए इसको अवलंबक कफ कहते हैं। अवलंबक का मेन काम क्या है, पॉइंट बी नोटेड, अपने नोट्स के अंदर ये 3 पॉइंट लिखो। त्रिक का संधारण करना, हृदय का अवलंबन करना, शेष कफ स्थानों को उदक कर्म द्वारा अनुग्रहित करना, यानी कि बॉडी में दूसरे भी जो कफ के स्थान है वहां पर भी उनको स्निग्धता चाहिए होगी। तो एज पर बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट कि हृदय से जो है सारी चीजें बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती, ब्लड सर्कुलेट होगा ही, तो सारी चीजें ब्लड के अंदर ही मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। तो जो शेष कफ के स्थान होंगे बॉडी में, जो बचे वो 4 कफ के स्थान है, वहां तक भी स्निग्धता पहुंचाने का काम कौन करता है, अवलंबक कफ करता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है क्लेदक कफ। क्लेदक मतलब आमाशय स्थित अन्न संघातस्य क्लेदनात् क्लेदक, यानी कि आमाशय में रहने वाला अन्न का संघात, अन्न जो हम जो बाहर खाते हैं वो क्या लेते हैं हम, जो मतलब रॉ फूड हम खाते हैं बाहर से, वो बॉडी के अंदर जाके जो फर्दर उसको डाइजेशन के लिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के अंदर एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव फायर द्वारा उसको जो है छोटे छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट किया जाता है ताकि हम उसका बॉडी एब्जॉर्ब कर सके हमारा ना। तो एग्जैक्टली सेम यही है क्लेदक कफ। क्या बोलते हैं कि क्लेदक कफ जो है इंजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होता है और म्यूकस भी जो स्टमक में प्रोड्यूस होती है, जो एचसीएल बॉडी के अंदर निकलता है, वहां पे एक प्रोटीनिक लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है आमाशय के अंदर, इसलिए उसको जो वो कौन सा कफ होता है पर्टिकुलरली, वो क्लेदक कफ होता है। क्योंकि अगर वो म्यूकस लेयर वहां पे नहीं हुई तो वहां पे जो है मेम्ब्रेन है स्टमक की, वहां पे जो इंजुरीज कॉज हो जाएंगे, अल्सर हो सकते हैं, है ना, बर्न हो सकते हैं टिश्यूज, तो इसलिए जो है क्लेदक कफ वहां प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है स्टमक के अंदर, और वहां पे जो भी फूड हम लेते हैं उन सबको क्या करता है, वहां पे उनको एकदम सॉफ्टन करता है। ठीक है, तो ये जो काम है वो क्लेदक कफ के होते हैं, मेनली आमाशय के अंदर ये होता है। थ्योरी यही है, थ्योरी इसलिए है इस स्लाइड में इतनी ज्यादा ताकि आप अपने नोट्स बना सको, वीडियो को पॉज करो, जो पॉइंट आपको लगता है उसको एक शॉर्ट नोट की तरह लिख लो। नेक्स्ट है आमाशय में जो कफ रहता है उसे क्लेदक कफ कहते हैं। ये अन्न के संघात यानी कि पिंड रूप या कड़ापन क्लेद को करता है। हम जब फूड लेते हैं ना तो पिंड रूप में होता है, मैंने वही बोला। अब जो खाना भी खाए ना वो डायरेक्ट डाइजेस्ट होगा नहीं ना, वहाँ पे गैस्ट्रिक एंजाइम्स काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर है ना तोड़ना पड़ता है, तभी जाके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। कॉमन सेंस की बात है। तो ये सब काम जो कौन करता है, क्लेदक करता है। तो मेनली आपको क्या रखना है कि क्लेदन का कर्म करता है और उदक का कर्म भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोधक कफ। बोधक कफ मतलब कि जिह्वा मूलम कंठस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सोमत्वात् सम्यक रसगाने वर्तते, यानी कि जिह्वा जो टंग के मूल यानी कि स्टेम टंग रूट पे जो रहती है, बोधक कफ वहां पे रहता है। उसकी वजह से जिस प्रकार का भी टेस्ट हमको पता चलता है, टेस्ट बड्स होती है हमको पता है टंग पे, है ना, उसकी वजह से ही हमको जो है कि पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में, जो भी फूड आर्टिकल हमने खाया है उसका टेस्ट हमको पता चलता है, तो वो कौन करवाता है हमको, वो बोधक कफ करवाता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करता है। ये जो है कहाँ रहता है, वो जिह्वा की मूल पे और कंठ पे, कंठ और जिह्वा मूल पे। इट इज अ वेराइटी ऑफ कफ दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ टंग प्रेजेंट इन द थ्रोट। इट हेल्प्स टंग फॉर द परसेप्शन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंजेक्शन। खाली एक लाइन ये याद कर लो कि ये जो क्या करता है, परसेप्शन ऑफ द टेस्ट, और जो भी इंजेक्शन फूड है हमारा उसका परसेप्शन ऑफ द टेस्ट के अंदर जो है बोधक कफ काम करता है। तो यही यहाँ पे लिखा है, सुश्रुत भी वही बोलते हैं, जिह्वा मूल कंठस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यक रसज्ञाते वर्तते, यानी कि जो जिह्वा के मूल और कंठ यानी कि फारिंग्स में रखकर अपने सौम्य गुण से जिह्वेन्द्रिय को सब प्रकार के सम्यक रस ज्ञान से प्रवृत्त करवाता है। जितने भी प्रकार के टेस्ट हैं वो नॉलेज आपको कैसे पता चलता है, वो बोधक कफ से पता चलता है। ठीक है, ये कौन करता है, बोधक कफ। नेक्स्ट है तर्पक कफ।
शिरस्त स्नेह संतर्पणादिक तत्वादि इंद्रियाणाम आत्मवीर्येण अनुग्रहम करोति, यानी कि शिरस्त, this variety of kapha is present inside the head within the skull and it is responsible for the protection and nourishment of the brain tissue structure present in the head. तो शिरस्त्र के अंदर, अब आपको पता है कि शिरा भी त्रिमर्मा के अंदर आता है, प्राण वहां पे रहते हैं, शिरा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो बोलते हैं हेलमेट लगा के जाओ। जैसे तो कभी चालान कटा किसी का कि भाई तू जूता पहन के गाड़ी नहीं चला रहा, इसकी तरह चालान कटेगा, ऐसा हुआ नहीं ना। तो बोलते हेलमेट नहीं पहना तो तुम्हारा चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस दिखाते हैं सिर का, कि सिर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जो कफ सिर के अंदर, यानी कि आप बोल दो कि सिर प्रदेश के अंदर रहता है और अपने स्नेहादि गुणों द्वारा उसका नरिशमेंट करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, वो कौन सा कफ होता है? वो तर्पक कफ होता है। और ये सेंस ऑर्गन भी जो रहते हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां भी रहती है, उनको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, उनको भी प्रोटेक्शन देता है। वो कौन सा कफ होता है? वो तर्पक कफ होता है। ठीक है, तो जो स्नेह एवं संतर्पणा, संतर्पणा मतलब कि नूरिशमेंट के लिए मैंने आपको यही बोला, वह अपने वीर्य से ज्ञानेन्द्रिय, कर्ण, अक्षि, त्वक, जिह्वा, घ्राण को अनुग्रहित, ये सब क्या है? इंद्रिया है, तो उनको जो है नूरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, उन सबका संतर्पण करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तर्पक बोला जाता है। इसके पॉइंट क्या नोट करने आपको? बाह्य आघात से, एक्सटर्नल ट्रॉमा, एक्सटर्नल इंजुरी होती है, उससे आपका प्रोटेक्शन करता है, मेटाबोलाइट्स को बाहर निकालता है, न्यूट्रिशन इन O2 टू नर्व सेल्स तक पहुंचाता है। तो नर्व सेल मतलब एक तरह से सेंसरी सिस्टम ही हो गया ना हमारा, एक तरह से इंद्रिया आप ले सकते हो। तो इन सब का नूरिशमेंट करना, इन सब का प्रोटेक्शन करना तर्पक कफ का काम होता है। नेक्स्ट है श्लेष्मक कफ। तो संधि श्लेष्मात् श्लेष्मक संधिषु स्थितः। आचार्य वाग्भट बहुत बोलते हैं कि भाई साहब संधि के अंदर जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के अंदर, वहां पे कौन सा कफ रहता है? वहां पे श्लेष्मक कफ रहता है, और वो क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करेगा ना, वहां पे फ्रिक्शन को कम होना चाहिए जॉइंट्स के अंदर, तो वहां पे जो कफ रहता है वो कौन सा होता है? श्लेष्मक कफ होता है। So this kapha is present in cavities of the bony joints. This lubrication nourishes and structurally जो है उसको क्या करते हैं? Compactness देता है, bone, tendon, ligament, vessels सबको, and it gives the lubrication to the joint. Therefore the movement of the joint become easy and smooth. ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसकी वजह से जो ये संधि के अंदर रहता है, जॉइंट्स के अंदर रहता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन करता है, वहाँ पे जो लोकोमोशन, मूवमेंट जितने भी प्रकार का वो इजी हो जाता है। तो वो सब किसका काम है? श्लेष्मक कफ का। तो श्लेष्म कफ क्या बोलते हैं? संधिस्तु श्लेष्मा सर्व संधि संश्लेषात् सर्व संधि अनुग्रह करोति। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अष्टांग का श्लोका इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इजी है। संधि श्लेषात् श्लेषक संधिषु स्थितः, ये कर लो। जो कफ संधियों में रहकर संधियों का संश्लेषण करता है, लुब्रिकेशन करता है, उसको श्लेषक कफ कहा जाता है। मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो संधि के स्थान पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है, और उसमें से एक स्राव निकलता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो है आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से बोन के अंदर जो है फ्रिक्शन कम होता है। तो एग्जैक्टली आप इसको जो है श्लेष्मक कफ के साथ कोरिलेट कर सकते हो। तो ये जो पांचों टाइप के कफ दोष थे, हमने इनको इन डिटेल के अंदर देख लिया, और इसी के साथ वात पित्त कफ का इन डिटेल वीडियो लेक्चर सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। लेकिन आपको सारे इंपॉर्टेंट फ्लोकाज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, स्टडी मटेरियल रिलेटेड पीपीटी वगैरह चाहिए तो आपको बीएमएस टॉक के सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टाग्राम आईडी बीएमएस टॉक के नाम से है। इन तीनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको अच्छी लगती है, आपको अंडरस्टैंड हो रही हैं चीजें, तो प्लीज इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, बिकॉज ये वीडियो लेक्चर फ्री है। और अगर आप इतना शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आगे की वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करने के लिए मैं जो है मोटिवेटेड रहूंगा। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग।